गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? नया चैप्टर चालू करने वाले हैं आज, मज़ा आएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम लोग जो है अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर में हमने जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है। स्टैटिक मतलब चार्ज रेस्ट पे था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज जो है वो मोशन में होता है। अच्छा, ये बता दो, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, क्या आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज है वो मोशन में रहता है। चार्ज मूव करेगा विद सम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो चार्ज पहले रेस्ट पे था, अब वो चार्ज मूव कर रहा है और थोड़े दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि चार्ज अचानक एक्सेलरेट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं। इवन यहाँ पे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी जो है कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, पर ठीक है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि दैट वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आप लोगों को पता है डे टू डे लाइफ में कितनी ज़्यादा यूज़फुल। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप से। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वगैरह, किचन में जाओ तो है ना, बाथरूम में जाओ तो गीज़र है, किचन में जाओ तो फलाने ढिमका, मतलब समझ लो, इमेजिन नहीं कर सकते हो लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हमको एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कौन? तो करंट, है ना। करंट जो है वो यूँ समझ लो हर एक अप्लायंस को, हर एक चीज़ को जो है चला रहा है। तो करंट क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो, आवाज़ ठीक है ना? गुड। तो इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है बच्चों? देखो, कोई भी जो कंडक्टर होता है ना, ठीक है, अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें सबसे पहले, तो कंडक्टर जो है दैट इज़ वो चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर में क्या होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली, ये हो गया हमारा कंडक्टर, है ना। जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा? जिसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। और सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर आप बात करोगे तो नियरली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर में कितने होते हैं? वो होते हैं नियरली 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना कंडक्टर में। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कुछ काम आ जाए तो सबसे अच्छा है। तो हमने देखा कि भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर होता क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें और अगर कंडक्टर को हम लोग देखेंगे रूम टेम्परेचर में क्या होता है, तो देखो नॉर्मली अगर मान लो कंडक्टर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। अब बच्चों, रूम टेम्परेचर पे इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं जिगजैग वे में, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको हम लोग थोड़ी देर में और पढ़ने वाले हैं, अभी डिटेल में। ये स्टार बन जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं जिगजैग मैनर में। अब हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर को प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल, है ना। बैटरी लगा देते हैं इसके चारों तरफ। तो पहले तो हमने रूम टेम्परेचर की बात करी, और अब हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन
अ बैटरी इज कनेक्टेड, या फिर जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तो बैटरी कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, तो बैटरी कनेक्ट करोगे बच्चों तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। यहाँ पे हम लोग जो एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, हमें पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, है ना। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगते हैं इस डायरेक्शन में। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसके वजह से करंट प्रोड्यूस होता है कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन अ गिवन टाइम, है ना। जितने ज़्यादा मूव कर रहे हैं उतना ज़्यादा करंट होगा। तो हम लोग जो है करंट को क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट it is the rate of flow of charge, the rate of flow of charge through any cross section of a बच्चों समझ में आ रहा है ना, the rate of flow of charge through any cross section of a wire या conductor is called current। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, है ना। 1 सेकेंड में या 1 घंटे में या 1 मिनट में इन यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। और क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि भाई अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ये है जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, समझ रहे हो। अगर मैं इस कंडक्टर को इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, तो ये जो है वो क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन है, समझे बच्चों। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर मान लो कि यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा है दिस चार्ज इज Q और ये चार्ज फ्लो हो रहा है T टाइम में, तो हम बोलेंगे कि द करंट इज Q/T। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है T टाइम में, है ना, तो करंट को हम लोग लिखते हैं Q/T। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई अगर मान लो डेल्टा Q चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा T टाइम में, तो द एवरेज करंट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। एक्चुअली ये भी एवरेज करंट ही है, पर हम लोग क्या मान रहे हैं, डेल्टा Q को हम लोग ले रहे हैं Q-0 और टाइम को हम लोग ले रहे हैं 0 से T, तो T-0। बाकी आप लोग जो है डेल्टा Q को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब T1 टाइम में जो चार्ज था वो Q1 था, T2 टाइम में Q2 था, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, नेट चार्ज इज Q2 माइनस Q1 और इतने टाइम में T2 माइनस T1 टाइम में। तो एवरेज करंट हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, समझ में आ रहा है। तो किसी भी कंडक्टर से, किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है T टाइम में, तो हम लोग लिखते हैं करंट इज Q/T। ठीक है, और यहाँ से हमारे को मिल जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू T। बच्चों देखो ये इक्वेशन जो है आप लोग तब यूज़ करोगे जब आपका करंट कांस्टेंट है, तो Q फाइंड करने के लिए, इफ करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा एवरेज, अगर चलो लग गया तो एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर करंट वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे I/dt, मतलब यहाँ पे फ्रॉम टाइम T1 टू T2। अगर आपका करंट जो है वो वेरिएबल है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम,
तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं चार्ज फाइंड करने के लिए IDT। तो ये दोनों इक्वेशंस दिमाग में फिट करना, इफ़ करंट इज़ कांस्टेंट, इफ़ करंट इज़ वेरिएबल, चार्ज ऐसा फाइंड करेंगे। दूसरा, एवरेज करंट फाइंड करना, तो हमने ये इक्वेशन लिख दी है। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है तो यहाँ पे जो टाइम है उसको बहुत कम कर दो, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मैं लिखूँगा कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है तो इंस्टेंटेनियस करंट इज़ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। जो एवरेज करंट है उसमें जो ये टाइम है डेल्टा टी, इसको इतना छोटा कर दो कि उस छोटे से इंटरवल में हमें जो करंट मिल रहा है, जो एवरेज करंट मिल रहा है, दैट इज़ इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस करंट। और इसको हम लोग जो है dq/dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना होगा तो हम लोग I इज़ इक्वल टू dq/dt यूज़ करने वाले हैं, ओके। और दूसरा, अगर हमने देखो यहाँ पे लिखा I इज़ इक्वल टू q/t, है ना। अगर टोटल चार्ज q है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q इज़ इक्वल टू n इंटू ई। तो हम लोग यहाँ पे n ई इंटू टी भी लिख सकते हैं, n ई अपॉन टी, क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, है ना। n इलेक्ट्रॉन्स हो रहे तो टोटल चार्ज n ही हो जाएगा 10 अपॉन टाइम। तो यहाँ से ऐसे भी करंट हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। तो एवरेज करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, फिर चार्ज हमने देख लिया कि अगर करंट कांस्टेंट हो तो चार्ज कितना, और करंट वेरिएबल हो तो चार्ज कितना। ये सारी चीज़ें दिमाग में एकदम फिट रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है इसके बाद यूनिट और डायमेंशंस लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यूनिट ऑफ करंट। बच्चों देखो, हमने देखा कि भाई जो करंट है दैट इज़ Q अपॉन T, है ना। तो चार्ज का यूनिट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चार्ज का यूनिट इज़ कूलम और टाइम का हो जाएगा सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, या फिर इसका जो यूनिट है दैट इज़ एम्पियर। तो ऐसा यूनिट आप कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो या एम्पियर भी लिख सकते हो। एम्पियर को हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो 1 कूलम पर सेकंड इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। दूसरा, डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग जो है डायमेंशनल फार्मूला भी लिख लेते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, क्लास 11th में पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो उसमें जो है करंट भी एक क्वांटिटी थी, ठीक है। तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका जो डायमेंशन फार्मूला है दैट इज़ A, ठीक है। तो करंट का हमने यूनिट और डायमेंशन फार्मूला लिख दिया। अब हम देखते हैं कि करंट जो है वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि करंट जो है इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। भले आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई करंट जो है उसका डायरेक्शन वगैरह होता है, ठीक है। देखो समझाता हूँ मैं किस तरीके से। अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग एक वायर है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, वैल्यू इज़ 5 एम्पियर। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई करंट के पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, डायरेक्शन भी है, तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। और वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वो वेक्टर के लॉज जो है वो फॉलो नहीं करती है, ठीक है। कौन से लॉज है देखो बताता हूँ। बिकॉज इट डज नॉट follow the laws of vector algebra या वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं वो फॉलो नहीं करती है। अब देखो वेक्टर का लॉ हमें याद है कि भाई रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा ऐसे करते हैं ना, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिजल्टेंट फाइंड करने में। पर करंट में ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखोगे कि एक वायर ऐसा है, दूसरा वायर ऐसा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है मान लो 2 एम्पियर और यहाँ से फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। यहाँ से ये 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इधर से कितना जाएगा, जो रिजल्टेंट करंट है, जो नेट करंट जो इस वायर में से फ्लो हो रहा है वो बट ऑब्वियसली 7 एम्पियर होगा, ठीक है।
तो ये जो रिजल्टेंट करंट है हमने कैसे निकाला, हमने ये जो करंट निकाला हमने डायरेक्ट कर दिया 2+5 है ना, और ये जो 2+5 हम करके लाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर एडिशन। क्या बोलते हैं? स्केलर एडिशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये जो एंगल है बच्चों, यहाँ पे ये एंगल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका कोई मायने नहीं है। आप अगर वायर को ऐसे रखोगे 2 एम्पियर को, 5 एम्पियर को इधर से लेकर आओगे और तो भी नेट करंट इधर 7 एम्पियर ही होने वाला है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन दीज 2 वायर्स डिपेंड नहीं करता, जबकि वेक्टर्स में एंगल डिपेंड करता है कि भाई 2 वेक्टर्स जो है उनके बीच का एंगल कितना है। तो करंट ये लॉज फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट को हम लोग जो है वो स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप लोग ये भी पढ़ोगे, मतलब कॉलेजेस वगैरह में, कि ये एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे जितनी भी टेंसर क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे प्रेशर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ये सारे टेंसर क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर में ही पढ़ते हैं 11th-12th में। ठीक है, तो ये तो हो गया करंट के बारे में कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, हमने यहाँ पे लिखा कि भाई 1 एम्पियर जो होता है दैट इज़ 1 कूलम पर सेकेंड, तो हम लोग 1 एम्पियर को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो डिफाइन या डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो बच्चों 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर इज़ 1 कूलम पर सेकेंड, तो मैं लिखूँगा if 1 coulomb of charge flows through the cross section of a wire in 1 second, है ना, then the current is 1 ampere, then the current flowing through the wire is 1 ampere. Current flowing through, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी देखो मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो ये जो आप लोगों के पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से, ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में से अगर जो चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज़ 1 कूलम, और कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है क्रॉस सेक्शन में से, तो हम लोग बोलेंगे कि द करंट इज़ 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, चलो, तो हमने 1 एम्पियर को डिफाइन भी कर दिया, समझे। अब हमने यूनिट, डायमेंशन, फार्मूला सब लिख दिया। ठीक है, अब करंट के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं बच्चों, और बहुत सारे अपन अलग अलग केसेस भी देखते हैं जो न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोर अबाउट करंट। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि करंट जो है वो हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है, पर माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में होता है, समझे। तो हमारा जो नर्व्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, ठीक है, कि हमारे नर्व्स जो हैं वो कैरी करंट करते हैं, कैरी करंट ऑफ माइक्रो एम्पियर रेंज। मिली एम्पियर, थोड़े से मिली एम्पियर के बाद तो बॉडी को मतलब हालत ख़राब हो जाती है ना। तो मिली एम्पियर 10-15 मिली एम्पियर से ज़्यादा बॉडी जो है झेल नहीं पाएगी, ठीक है, तो काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो नर्व्स कैरी करंट ऑफ माइक्रो एम्पियर। दूसरा, ठीक है, जो लाइटनिंग वगैरह होता है नेचुरल करंट है ना, जो लाइटनिंग है वहाँ पे हमारे को मिलता है किलो एम्पियर में करंट। सोचो, थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर में जो है हमारे को करंट मिलता है लाइटनिंग के दौरान, ठीक है। फिर ये तो हो गई जनरल नॉलेज कह सकते हो इसको। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी जानकारी और इम्पोर्टेंट लेते हैं सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि करंट थ्रू
different cross sectional areas. Current through different cross sectional areas of a wire. वायर का बट ऑब्वियस है क्रॉस सेक्शंस अलग अलग हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो करंट थ्रू डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस ऑफ वायर इज सेम या इक्वल, है ना। इसका मतलब ये बच्चों कि अगर मान लो हमारे पास कोई इस तरीके का वायर है, ये ऐसा इस तरह का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शन सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ कम, फिर और कम, तो इस तरीके से। पर अगर आप देखोगे बच्चों तो इस क्रॉस सेक्शन में से जो करंट फ्लो रहा है, चाहे कहीं भी बात करोगे, इधर इधर या इधर, तीनों में करंट जो होगा वो सेम होगा, एंड दैट इज़ आई। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई क्रॉस सेक्शन चेंज होने से करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करंट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आ रहा है, वो भी थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम पास हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो करंट थ्रू डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ सेम, ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दी। अब हम लोग जो है और जानकारी लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट ये है फोर्थ पॉइंट है, सॉरी, ध्यान से सुनना बच्चों। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या फिर रिवॉल्विंग चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई चार्ज किसी पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, मान लो, है ना, सपोज देखो यहाँ पे ये रिंग जैसा दिख रहा है, पर ये मानो मत रिंग है, ये मान लो कोई चार्ज है, क्यू पॉइंट चार्ज है ना, और ये पॉइंट चार्ज जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। यहाँ पे ये चार्ज जो है वो इस तरीके से गोल 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 घूम रहा है, रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस चार्ज अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो इसकी वजह से करंट कितना होगा। तो करंट अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए, यहाँ पे ये चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई दूसरा चार्ज भी आपको गिवन हो सकता है। तो करंट इज क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। यहाँ पे टाइम जो है बच्चों ये पूरा सर्कल में घूमने का टाइम है, ठीक है। तो आप इसको कैपिटल टी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज़ क्यू इंटू एफ, है ना। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो कभी कभी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है क्वेश्चन में, तो क्यू इंटू एफ लिख सकते हो। फिर टाइम को हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज़ 2πr और स्पीड इज़ v, या फिर हम लोग v/r को ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इसके गोल गोल घूमने की एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों को गिवन है ओमेगा, तो आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये सारे फार्मूलाज जो हैं आप लोगों को करंट फाइंड करने के काम आएंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको केस बताया है उसमें, ओके। ओके बच्चों, चलो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रोटेटिंग रिंग। अब यहाँ पे हमारे रिंग जो है वो रोटेट कर रही है, तो अब हम सच्ची मुच्ची की रिंग लेकर आए हैं, ठीक है। पहले जो है झूठ मूठ की रिंग थी यहाँ पे सपोज मान लो ये रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये पॉजिटिव चार्ज को मैं क्यू नाम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर रेडियस था, तो हम लोग इसको कैपिटल आर लिख सकते हैं अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो, ओके। अब यहाँ पे हम लोग जो है इस रिंग को गोल गोल घुमा रहे विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पे भी अगर आपको करंट पूछा है तो आप करंट निकाल सकते हो। करंट इज क्यू अपॉन टी, और टी को आप फिर से लिख दो 2π/ओमेगा। तो इस तरीके से चाहे जो है आप कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहा हो किसी पॉइंट के अबाउट, या फिर जो है रिंग रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, आप दोनों ही केस में जो है करंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी क्वेश्चंस छोटे मोटे ऐसे भी होते हैं
कि एक डिस्चार्ज ट्यूब आपको गिवन होगी कि भाई एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर आज ये सिलेंडर काफ़ी काम आ रहा है मेरे। अच्छा हुआ मैं इसको लेके आ गया घर से। ये ट्यूब में आपको ऐसा गिवन है कि इस डायरेक्शन में n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, कितने n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस डायरेक्शन में n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो आपको पूछा है कि करंट कितना इन टाइम t है ना, तो करंट जो है वो हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टाइम, और यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा Q इज इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2 इंटू ई अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग जो है करंट निकाल सकते हो इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें आपको ये गिवन है कि n1 इलेक्ट्रॉन्स, n1 प्रोटॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, n2 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो करंट का डायरेक्शन होगा हमें पता है कि करंट को हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा and the magnitude is this n1 plus n2 into e upon t. If this much protons and this much electrons are flowing through the cross section of this wire in t time, है ना, तो हम लोग जो है करंट की वैल्यू इतनी लिखते हैं बच्चों। आप लोग करंट के डायरेक्शन को ऐसे लिख सकते हो कि करंट flows in the direction of motion of positive charge or opposite to the flow of negative charge या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। जितनी भी हमारे को जो छोटे मोटे पॉइंट्स थे करंट से रिलेटेड वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। करंट में हमने डेफिनेशन भी देख लिया है, ठीक है, कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है, यूनिट डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, Q इज इक्वल टू एन भी लिख दिया है, सब कुछ, कोई भी बारीकी हमने छोड़ी नहीं है, स्केलर वेक्टर सब बता दिया है, ठीक है। ओके चलो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना। चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और या फिर हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं करंट से रिलेटेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों ये कि अ चार्ज ऑफ 90 कूलम इज़ फ्लोइंग थ्रू अ सिल्वर वायर इन 1 hour and 15 minutes। सिल्वर हमारा जो है बेहतरीन कंडक्टर है बच्चों, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, और भी ढेर सारे हैं, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है, हमें बोला है कि चार्ज फ्लो हो रहा है कितना 90 कूलम थ्रू अ वायर इन 1 hour and 15 minutes। टाइम कितना दिया, टाइम दिया हुआ है 1 hour and 15 minutes। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60 और 75 मिनट्स हो जाएगा, और 75 मिनट को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 75 इंटू 60 सेकेंड्स। तो करंट कितना होगा, तो करंट हो जाएगा Q अपॉन टी। Q की वैल्यू है 90 कूलम और T की वैल्यू है 75 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, और इसको हम लोग कूलम पर सेकेंड को एम्पेयर लिख देंगे। 0 0 कट जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा 1/50 अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है। तो 1/50 हुआ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्पियर, और दिस इज़ 0.02 एम्पियर,
ठीक है बच्चों। तो इतना करंट फ्लो हो रहा है थ्रू दैट सिल्वर वायर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोग रीड करो अच्छे से और इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। तब तक मैं जो है इसके फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ, मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं आया, पता नहीं उस समय वक्त नहीं था मेरे पास। चलो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, करंट जो है 400 मिली एम्पियर है, दिस इज 400 मिली एम्पियर। पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर मिनट, मतलब टाइम हमें दिया हुआ है 60 सेकेंड्स या 1 मिनट। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला, वी नो दैट करंट इज Q अपॉन T, और Q को हम लोग लिख देंगे NE अपॉन T, और यहाँ से हमारे को N की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर N इज I इंटू T अपॉन E। I की वैल्यू है 400 मिली, फिर T की वैल्यू कितनी है 60 सेकेंड्स, और उसके बाद E की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -18, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +18 और हो जाएगा +19। ठीक है, तो बचेगा 4 इंटू 6 दैट इज़ 24, और नीचे बचेगा 1.6। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अच्छे से सॉल्व करना है तो आप इसको लिख सकते हो 3/2, और ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा। दिस मच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 मिनट। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा लायक है कि नहीं है। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारे लायक है, और तीसरा क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे बच्चों तो आप समझोगे कि जो मैंने आपको डिफरेंट केसेस बताए हैं वो केसेस आपको कितने काम आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहा है, moves in an orbit of radius 50 pm, radius is 50 pm, pm का मतलब है यहाँ पर पिकोमीटर, तो दिस इज 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, एक्चुअली वो पावर लिख नहीं सकता था ना मैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। स्पीड इज दिस इज 2.2 मेगा, मतलब 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड द करंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि करंट फाइंड करना है तो Q/T करो, और Q इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, स्पीड है 2.2 इंटू 10⁻6, और यहाँ पे है 2 इंटू पाई इंटू R की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये 19 है और 6 है, -13 हो जाएगा, यहाँ पे -13 है और ये -12, ऊपर हो जाएगा -1, और नीचे क्या बचता है, तो देखो ये हो जाएगा दिस इज़ 1.6 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻1, और नीचे है 50 और 200 पाई, तो ये तो हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा ऊपर। दिस इज़ 1.6 इंटू 2.2 इंटू 10⁻³ अपॉन पाई को लिख दो 22/7, ये कट जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 16 7 कितना होता है, 6 7 42,
ठीक है। तो 11.2 इंटू 10⁻⁻⁴ दिस मच एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। ओके बच्चों, आप लोग अलग अलग बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जितने भी केसेस मैंने बताए हैं उन पे आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। डिपेंड करता है आप लोग कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ करंट डेंसिटी, ठीक है। अभी तक हमने करंट के बारे में जानकारी ली और अब हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में जानकारी लेंगे। करंट डेंसिटी इज़ डिनोटेड बाय वेक्टर जे, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख गया होगा कि जो करंट डेंसिटी है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सबसे पहले तो, ठीक है। करंट एक स्केलर है, करंट डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है करंट डेंसिटी, तो इट इज़ डिफाइंड एज the current flowing per unit area, per unit cross sectional area of the wire। बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये जो क्रॉस सेक्शन है दिस शुड बी नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, दैट इज़ करंट डेंसिटी। तो हमें पता है कि डेंसिटी जो चीज़ें होती है उसमें या तो पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर यूनिट एरिया होगा, पर यूनिट लेंथ होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी इज़ करंट पर यूनिट एरिया I/A, ठीक है। देखो अगर मान लो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई वायर है इस तरीके का, ठीक है, और इस वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है मान लो I, है ना, I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं स्मॉल एरिया लेता हूँ, स्मॉल एरिया इज से ds, और ये जो मैंने एरिया लिया है आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उससे परपेंडिकुलर एरिया ds। तो मुझे अगर इस पॉइंट पे फाइंड करना है, सपोज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बता देता हूँ कि ये कोई पॉइंट है P, है ना, P पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे। तो ये जो P पॉइंट है इधर मैंने एक स्मॉल एरिया लिया है और करंट जो है फ्लो हो रहा है दैट इज़ I। तो P पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी होगी, है ना, करंट डेंसिटी एट पॉइंट P इज कितना करंट फ्लो हो रहा है और डिवाइडेड बाय दैट एरिया, समझना, स्मॉल एरिया ds। अगर मान लो कि ये पूरा एरिया जो है, एक सेकेंड, मान लो ये पूरा एरिया जो है दैट इज़ A और करंट फ्लो है I, तो हम लोग करंट डेंसिटी को बोलेंगे I/A, है ना। पर ध्यान रहे कि डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तभी हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन में से, करंट यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, तब हम लोग लिखेंगे कि करंट डेंसिटी इज I/A, टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, है ना, समझे बच्चों। बाकी हम लोग करंट डेंसिटी एक पर्टिकुलर अलग अलग पॉइंट्स पे लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे करंट इतना फ्लो हो रहा है और एरिया इतना है तो करंट डेंसिटी इतना। फिर इसके बाजू में करंट अलग, एरिया मान लो अलग, तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो करंट डेंसिटी इज़ अ फंक्शन, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड होती है, ना कि पूरे कंडक्टर की, है कि नहीं। तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो सकती है, ठीक है, करंट डेंसिटी, इसको ध्यान में रखें। दूसरा, अगर मान लो ऐसा हो कि आप लोगों का जो वायर है वो इस तरीके से है और इसमें हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं
कि ये वायर जो है हमारा ऐसा है, और क्रॉस सेक्शन जो है वो इस तरीके से है। मैं इसको इस तरीके का वायर है, ठीक है, ऐसा काट दिया उसको, ठीक है बच्चों। अगर मैं थोड़ा 1 मिनट एक्सटेंड कर लेता हूँ यार, मेरे को क्या है कि परफेक्ट है। अब मान लो कि जो वायर अगर इस तरीके का है आप लोगों को, और ये क्रॉस सेक्शन ऐसा है ना, तो हमारा करंट जो है वो तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, वायर में करंट तो ऐसे फ्लो होने वाला है, दिस इज आई। और करंट से नॉर्मल जो एरिया है वो एक्चुअली ये वाला एरिया है, ये हमारे पास ये एरिया है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो ये एरिया ए है, और ये एंगल जो इसके और इसके बीच में एंगल है, दिस एंगल इससे थीटा, तो ये जो एरिया होगा दैट विल भी होगा ए कॉस थीटा। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये एरिया ए है तो एरिया वेक्टर जो होगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू एरिया, उसको आप लोग लिखोगे वेक्टर ए, और यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो दिस एंगल इज़ थीटा, और इस डायरेक्शन में फिर एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। समझ में? ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस केस में अगर हमारे को पूछा जाए कि करंट डेंसिटी कितनी है थ्रू दिस एरिया, है ना, करंट डेंसिटी कितनी है, तो हम लोग लिखेंगे करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया, जो हम लोग लेंगे वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें वो एरिया लेना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। या यूँ कह सकते हो कि हम लोग जो एरिया वेक्टर है उसका वो कंपोनेंट लेते हैं विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो भी आप लोगों को समझ में आता है आप ऐसा कर सकते हो। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, विच एम्प्लाइज I इज इक्वल टू J इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और इसको मैं लिख दूंगा दिस इज J डॉट ए भी कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी होता है, तो ये हो जाएगा J डॉट ए, है ना। तो ये जनरल फार्मूला है, आप लोग किसी भी प्रकार का क्रॉस सेक्शन हो, ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि करंट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ J एंड ए। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे J और A दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, डॉट प्रोडक्ट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, तो करंट स्केलर हो गया। दूसरा, अगर आपको टोटल फाइंड करना है, जैसे मान लो स्मॉल एरिया के लिए आप इसे ऐसे लिखते हो कि करंट इज़ J डॉट डी एस, है ना, स्मॉल एरिया डी एस, तो टोटल अगर आपको फाइंड करना है तो आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी एस, ठीक है, दिस इज स्मॉल करंट डी आई। तो टोटल एरिया के लिए, सॉरी, टोटल करंट थ्रू द एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो करंट फाइंड करने के लिए। अगर J वेरिएबल है तो, अगर J कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, या डायरेक्ट J इंटू एरिया जो नॉर्मल होता है वो करो, आपको आंसर मिल जाएगा। पर अगर करंट डेंसिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे, इफ़ करंट डेंसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, या फिर कह सकते हो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, या एरिया या लेंथ, है ना, एरिया नहीं लेंथ, ठीक है, कि भाई वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन है, और फिर आपको बोला है कि सेंटर से एट अ डिस्टेंस r जो करंट डेंसिटी है दैट इज़ 2r², ऐसा कुछ गिवन है ना, कि वो r पे डिपेंड कर रही है। तो करंट डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट है, तो फंक्शन ऑफ आप r भी लिख सकते हो, और फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। अगर सेंटर से x डिस्टेंस गिवन है तो आपको x के टर्म्स में गिवन होगा, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, और
जे डॉट डी एस लिखो, या फिर अगर आपको जे और डी एस जो है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आप डायरेक्ट जे डी एस करके भी कर सकते हो। मतलब नॉर्मल अगर आपको कंडक्टर गिवन हो इस तरीके का, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आएगा कि करंट डेंसिटी जो है किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट्स पे डिफाइंड होती है, ठीक है। और बस हमें करंट पर यूनिट एरिया करना है, और एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, और बस। और करंट को भी फाइंड किया जा सकता है करंट डेंसिटी इनटू एरिया इफ़ करंट डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, या फिर इंटीग्रेशन करके करो इफ़ इट इज़ वेरिएबल। ओके, इतना पढ़ने के बाद हम लोग जो है यूनिट और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं कि करंट डेंसिटी का जो है वो यूनिट क्या है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। हमें पता है बच्चों के करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ I अपॉन A, है ना। तो करंट डेंसिटी J इज़ I अपॉन A। तो यहाँ से हम लोग यूनिट को क्या लिखेंगे, यूनिट हो जाएगा I का होता है एम्पियर, और नीचे A का हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला एम्पियर का होता है A, और मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A1L-2। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला। और मैं आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फ्लो J का होता है, तो डायरेक्शन ऑफ J इज टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उस डायरेक्शन में J होगा। या अगर आप लोगों को करंट बोलने में हिचकिचाहट होती है तो आप लोग टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में जो है करंट है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ J इज़ टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। फ्यूचर में हम लोग ये भी देखेंगे, और टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बैटरी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में जो है करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, इनको ध्यान में रखना अच्छे से, ठीक है। तो करंट डेंसिटी के बारे में हमने ये जानकारी ले ली, और अब हम लोग करंट डेंसिटी को क्या नाम है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक आध दो करंट डेंसिटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर। हमारे पास एक एल्यूमिनियम वायर है और इसका डायमीटर जो हमें गिवन है दैट इज़ 0.24 सेंटीमीटर। फिर हमें बोला इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद अ कॉपर। तो कॉपर हमें गिवन है और उसका डायमीटर गिवन है 0.16 सेंटीमीटर। द वायर्स कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर। अच्छा जी, तो करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का। तो बच्चों देखो, एल्यूमिनियम और कॉपर सीरीज़ में कनेक्टेड है। मान लो एल्यूमिनियम का डायमीटर जो है वो ज़्यादा है, कॉपर का डायमीटर थोड़ा कम है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि डायमीटर कुछ भी हो करंट विल बी सेम, तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। हमें करंट डेंसिटी फाइंड करनी है। तो करंट डेंसिटी हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे एल्यूमिनियम की। तो करंट डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ करंट अपॉन एरिया। करंट है 10 एम्पियर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई बाई 4 डी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डायमीटर का स्क्वायर है 0.24 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन पाई इंटू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 इंटू 10⁻⁻8
इज इक्वल टू आंसर, सॉल्व कर लेना, ठीक है, खुद से ही आंसर आ जाएगा बच्चों। ये हो गई करंट डेंसिटी एल्यूमिनियम की। और सिमिलरली आप लोग करंट डेंसिटी निकाल सकते हो कॉपर की भी, और ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, दिस इज़ एरिया ऑफ कॉपर। चलो तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं कैलकुलेशन छोड़ दूँगा। दिस इज़ पाई, ये हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। 4 ऊपर लिखना मत भूलना, क्योंकि π/4 d स्क्वायर है ना। डायमीटर 0.16 से चेक कर लेते हैं, हाँ वही है। बस तो इतना जो है वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा करंट डेंसिटी ऑफ कॉपर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा क्वेश्चन था, करंट डेंसिटी के ऊपर हमने फटाफट सॉल्व कर लिया है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग रीड कर सकते हो। यहाँ पे गिवन है कि द करंट डेंसिटी इज़ वेरिंग विद डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ कंडक्टर गिवन एज दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं गिवन है, वो वेरिएबल है, दिस इज a इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑफ रेडियस r। हमारे पास एक कंडक्टर है और उसका रेडियस जो है वो हमें r गिवन है बच्चों, ठीक है। This radius is r, और हमें क्या करना है, देखो सेंटर से एट अ डिस्टेंस x हम एक रिंग कंसिडर करेंगे, और ये जो रिंग हमने कंसिडर की है, ठीक है, इस रिंग की विड्थ हम लोग ले लेते हैं dx। विड्थ कितनी ले ली, dx। तो एरिया ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिंग हो जाएगा 2πx इंटू dx, है ना। एरिया ऑफ द रिंग कैसे फाइंड करो, तो रिंग को काट के जो है वो लंबी कर दो। तो रिंग को जब आप काट के लंबी करोगे तो ये तो है dx, और ये उसका सरकमफ्रेंस है, दैट इज 2πx, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रिंग मिल गया हमें। करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है करंट पर यूनिट एरिया, है ना। तो अगर इतनी डेंसिटी है x डिस्टेंस पे, ये इतना एरिया है, तो करंट कितना होगा, तो हम लिखेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंटल रिंग इज, स्मॉल करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज J इंटू स्मॉल एरिया ऑफ द रिंग, दैट इज डी है। J की वैल्यू है ax स्क्वायर, यहाँ पे a कांस्टेंट है, ध्यान रखना। एरिया इज 2πx dx, ठीक है। देयरफॉर द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू the conductor of radius r, है ना। r रेडियस का जो हमारा कंडक्टर है उसमें टोटल करंट कितना फ्लो रहा है, तो हम लिखेंगे कि दिस करंट इज इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल करंट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर इंटू 2πx dx, और लिमिट्स जो है वो हमारे हो जाएंगे फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल R, ठीक है। देखो 2π कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, अंदर x³ होगा, और x³ का इंटीग्रेशन है x⁴/4, और लिमिट 0 टू कैपिटल R। तो हमको आंसर मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 2πa r⁴/4। ये हो जाएगा टोटल करंट थ्रू द कंडक्टर। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग जो है करंट डेंसिटी का जो क्वेश्चन है जिसमें करंट डेंसिटी वेरिएबल है उसको किस तरीके से सॉल्व करता है मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसके पहले यहाँ पे जो है ये करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, आपको करंट गिवन है और आपको एरिया गिवन है, एकदम करंट डेंसिटी निकाल लो।
ठीक है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। चलो, तो करंट डेंसिटी के बारे में हमने इतनी जानकारी ली बच्चों, और ये सब चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखो, हमने ऐसा पढ़ा है ना कि फ्लक्स फाई इज ई डॉट डी एस, है ना। तो देखो, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करते विथ एरिया, तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है करंट इज जे डॉट डी एस। तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। समझ में आया? करंट को आप फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी कह सकते हो बच्चों। ठीक है, कि भाई ये एरिया है और ये करंट डेंसिटी है, तो फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। यहाँ पे एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये याद रखना, करंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें। जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है, सब चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गया ना। तो चलो, परफेक्ट है सब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके।